नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आ चुके हैं 22 नवंबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है। पिछले 24 घंटे में कहर बनकर अबू उबैदा और उनके लड़ाके जैनियों पर टूटे। 24 घंटे में 20 से ज़्यादा सैनिकों को उतारा मौत के घाट। वहीं 60 से ज़्यादा सैन्य वाहन, 10 कार्मिक वाहन भी पूरी तरीके से तबाह। दूसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, जहां इजरायली सैनिक खुद ही अपने सैनिकों को मार रहे हैं। आईडीएफ ने जारी किया बयान। बताएंगे आखिर क्या होता है ये फ्रेंडली फायरिंग जिसमें मारे जा रहे हैं खुद इजराइल के ही सैनिक। अगली खबर में दोस्तों जान लेना जरूरी है, जहां आखिरकार हिजबुल्लाह ने फिर मचाई तबाही। जी हां, हिजबुल्लाह ने आखिर कई इलाकों में दाग दी बुरकान मिसाइल से पूरी तरीके से इजराइल में मचा हड़कंप, भगदड़ मच गई है। ये भी हम आपको बताएंगे। और एक और अपडेट निकल के आई है, आखिर कैसे इजराइल यावा सिनवार को लेकर के किया बड़ा खुलासा। बताएंगे आखिर मास्टरमाइंड, जो कि हमास के मास्टरमाइंड है, जिन्होंने आदेश दिया था, उसको लेकर क्या कुछ है बड़ी खबर। ये भी आपको जान लेना बेहद ज़रूरी है। और चाइना ने उठाया है अब तक का सबसे बड़ा कदम। आखिर चाइना ने क्या कुछ मुस्लिम देशों को लेकर के बैठक के बाद कैसे टूट पड़े हैं, खास करके ऐलान किया है बड़ा, वो भी हम आपको बताएंगे। और इस बीच अगली एक और अपडेट निकल के आई है। गाजा में अकेला नहीं है हमास, इस्लामिक जिहाद से लेकर कई और संगठनों तक एकजुटता दिखाई है। बताएंगे इसके बारे में भी। और बड़ी अपडेट जान लेना जरूरी है, आखिर कैसे ईरान ने सीधे तौर पर दे दी है बड़ी धमकी और क्या अब सीज फायर होने जा रहा है। आखिर क्या कुछ कहना है हमास के लड़ाकों का। लेकिन इससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी मानते हैं कि फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित होना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें। दरअसल पहली जो बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, अबू उबैदा पिछले 72 घंटे में 10 कार्मिक वाहन सहित 60 जानी सैन्य वाहनों को किया नष्ट। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, अबू उबैदा एक बार फिर से उनके लड़ाके कहर बनकर इजरायली सैनिकों पर टूट पड़े हैं। और 24 घंटे में इजरायली घुसपैठियों को जहन्नम भेज दिया है। ये बातें हम नहीं बल्कि खुद अबू उबैदा प्रवक्ता ने जारी किया है। उन्होंने कहा इस ऑपरेशन में लगभग 8 कार्मिक वाहन और 60 से ज़्यादा इजरायली सैन्य वाहनों को भी निशाना बनाया गया है। और एक तरीके से देखा जाए तो खास करके इजराइल की एक पूरी टुकड़ी को ही समाप्त कर दिया उस वक्त जब वो वक्तरबंद वाहनों में बैठ कर के इजराइल की तरफ कूच कर रहे थे। तो वहाँ सीधे तौर पर पूरी तबाही मचाई और उन्हें पूरी तरीके से तबाह कर दिया। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। जिस तरीके से ताबड़तोड़ अटैक जारी है, अब आपको बता दें इस पूरे मामले में देखा जाए तो गाजा पट्टी लगातार दोस्तों इजरायली सैनिकों के लिए नरक बन रहा है। एक और अपडेट, अब गाजा में अपने ही साथियों को गोली से मार रहे इजरायली। हमास के साथ साथ अब फ्रेंडली फायरिंग का भी खतरा। आईडीएफ ने जारी किया 300 लड़ाकों की पूछताछ। दरअसल गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन चला रही इजरायली सेना को अब तक 66 सैनिक मारे जा चुके हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक काफ़ी मामले सामने ऐसे आए हैं जिनमें इजरायली सैनिक अपने ही साथियों को गोलियों से मार रहे हैं। इस फ्रेंडली फायरिंग यानी गलती से की गई फायरिंग कहा जा रहा है, लेकिन इसमें कई लोग मारे जा रहे हैं। अब ये हमास के लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि इसमें अब इजरायलियों को ही मारे। अच्छा, बड़ी बात बीच में ये भी आई थी कि हमास के लड़ाके खुद इजरायली, जो इजराइल की जो एक तरीके से पूरा सेना का जो ड्रेस है उसको ही पहन रहे हैं हमास के लड़ाके। ऐसे में इजराइल को एक ये भी कन्फ्यूजन बहुत बड़ी हो चुकी है। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। अगली एक और अपडेट, गाजा में अकेला नहीं है हमास, इस्लामिक जिहाद से लेकर के संगठन भी दे रहे हैं साथ। दरअसल इजराइल के हमलों से उत्तरी गाजा तबाह हो चुका है। आईडीएफ ने हॉस्पिटल, स्कूल और रिहायशी इलाकों पर, इमारतों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उससे बंधक छुड़वाने में सफलता नहीं मिल सकी। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है गाजा में हमास को मिल रहा सहयोग। दरअसल हमास अकेले इजराइल का सामना नहीं कर रहा है, बल्कि उसके साथ कम से कम 11 स्थानीय संगठन लड़ रहे हैं। हमास के अलावा गाजा में सबसे प्रसिद्ध फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद है, जिसके गठन 1981 में ईरानी समर्थक से हुआ था। ये संगठन हमास से 6 साल पहले मुस्लिम ब्रदरहुड से उभरा था। आपको बता दें पीआईजे और हमास दोनों अपने सैन्य विंग क्रमशः अल कुद्स ब्रिगेड और अल कासम ब्रिगेड के माध्यम से ईरानी हथियारों से अच्छी तरीके से सुसज्जित हैं और उन्हें तेहरान से सैन्य प्रशिक्षण भी मिला है। हमास अब तक का सबसे मजबूत संगठन है, जिसमें 25,000 से 40,000 लड़ाके हैं, लेकिन उसमें कुछ साझेदारों को हो उससे अधिक उग्रवादी माना जाता है। जिसमें पीआईजी सब विशेष 2018 में इन गुटों ने एक संयुक्त संचालन कक्ष बनाया, जो कि अलग अलग प्रभाव वाले समूहों को साथ लाया, जिसमें हमास और
PIJ जैसे इस्लामी समूह से लेकर के फ़लस्तीन के मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे मार्क्सवादी पॉपुलर फ्रंट और उनके उग्रवादी विंग अबू अली मुस्तफा ब्रिगेड तक शामिल हैं, जिसमें हमास के प्रतिद्वंदियों में से एक अल-अक्सा शहीद ब्रिगेड शामिल हैं, जो पहले फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण के प्रमुख गुट फतह से जुड़ा था। तो लगातार फ़िलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के जो लोग हैं वो अब एक बैनर तले आ चुके हैं और वो हमास के बैनर तले सब मिलकर लड़ रहे हैं और अब इसे आज़ाद कराना एकमात्र लक्ष्य है। एक और अपडेट निकल के आई है, हिजबुल्लाह ने इजराइल लेबनान बॉर्डर पर स्थित बेरित ब्रैकर पर एक बार फिर से बुरकान मिसाइल दागी है। जी हाँ, एक हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से शक्तिशाली मिसाइल दाग करके पूरी तरीके से रुख पलट दिया है। हिजबुल्लाह की इस शक्तिशाली मिसाइल से इजराइल में एक तरीके से देखा जाए तो भीषण तबाही मची है और खास करके लेबनान और इजराइल बॉर्डर पर तो सबसे ज़्यादा तगड़ी तबाही मची है। ब्रेनिट ब्रैकर्स पर बुरकान मिसाइल ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है और चौतरफा पूरी तरीके से धू धू कर जलता रहा। आपको बता दें, नेतन्याहू के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि इजरायली सेना जो है यहाँ पर चारों तरफ देखी जा रही है और ये मिसाइल जो है वो सीधे तौर पर हिजबुल्लाह की तरफ से दागी गई मिसाइल है, जो कि चीथड़े उड़ गए हैं इजरायली सैन्य कैंपों के और इसका ये जीता जागता नज़ारा, हालांकि वीडियो आपको नहीं दिखा सकते लेकिन तस्वीरों में आप समझ सकते हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां गाजा में इजरायली हमले के बीच चीन में जुटे इस्लामिक देशों के नेता मुसलमानों और गाजा पट्टी के युद्ध को लेकर चाइना का बड़ा ऐलान। दरअसल चाइना ने इजराइल हमास संघर्ष को कम करने पर बातचीत के लिए सोमवार को अरब और मुस्लिम बहुसंख्यक देशों के अधिकारियों के साथ बैठक का आह्वान किया और बीजिंग की कोशिश इस्लामी देशों के नए मुखिया बनने की रही। चीनी विदेश मंत्री वांग वी ने सोमवार को राजधानी बीजिंग में सऊदी अरब, जॉर्डन, मिस्र, फ़लस्तीन राष्ट्रीय प्राधिकरण, इंडोनेशिया के समकक्षों के साथ इस्लामिक सहयोग संगठन के प्रमुख से मुलाकात की। बीजिंग ने मुस्लिम देशों के नेताओं की इस यात्रा को मौजूदा फ़लस्तीन इजरायली संघर्ष को कम करने, नागरिकों की रक्षा करने और फ़लस्तीनी मुद्दों को उचित रूप से हल करने के लिए गहन संचार और समन्वय के अवसर के रूप में बनाया है। मैं आपको बता दें, ये बैठक तब हो रही है जब खाड़ी राज्य कतर की मध्यस्थता में संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और आतंकवादी समूहों के बीच कई हफ्तों की बातचीत के बाद हमास द्वारा रखे गए कुछ बंधकों की रिहाई को सुरक्षित करने के लिए एक संभावित समझौता होने की उम्मीद जताई गई। 20 और 21 दो दिनों की इस बैठक में खास करके गाजा पट्टी और इजराइल के बीच हो रहे इस युद्ध को रुकवाने और भविष्य की रणनीति पर चर्चा के लिए मुस्लिम देश एकजुट हुए हैं। एक और अपडेट निकल के आई, बांग्लादेश में बहुत बड़ा पॉलिटिकल फसाद, सबसे बड़ी पार्टी इस्लामिक पार्टी के चुनाव लड़ने पर ही प्रतिबंध। आखिर भारत कैसे भारत के विरोधी थे? दरअसल बांग्लादेश की सर्वोच्च अदालत ने रविवार को फैसला सुनाते हुए देश के सबसे बड़े इस्लामिक पार्टी जमात-ए इस्लामी के चुनाव लड़ने पर ही प्रतिबंध लगा दिया। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने जमात-ए इस्लामी के चुनाव लड़ने की इजाज़त देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक माना जा रहा है। इस फैसले के मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना के रास्ते एक सबसे बड़ा कांटा साफ हो गया। बांग्लादेश की सर्वोच्च अदालत ने साल 2013 में इस्लामिक पार्टी जमात इस्लामी की देश की धर्मनिरपेक्षता के प्रावधानों को उल्लंघन करने का दोषी करार दिया था और उनके चुनाव लड़ने के प्रतिबंध लगा दिया गया था। और इसी पूरे मामले में जो अब बांग्लादेश में अब सड़कों पर मामला उतर सकता है। एक और अपडेट निकल के आई है गाजा को लेकर के फ्रांस के राष्ट्रपति भवन में ही मतभेद। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, गाजा में जारी युद्ध और वहां पर मारे जाने वाले निर्दोष फिलिस्तीनियों के विषय ने फ्रांस के राष्ट्रपति भवन एलिप्त पैलेस को भी बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति के एक वरिष्ठ सलाहकार ने बताया कि हमास के बहाने गाजा पर इजराइल के हमले का विषय फ्रांस सरकार के भीतर गंभीर मतभेद का कारण बना हुआ है और इसी फ्रांसीसी अधिकारी ने बताया है कि हमास और इजराइल के बीच गंभीर झड़पें फ्रांस के राष्ट्रपति की टीम के भीतर बंटवारे की वजह बन चुका है। अब बात इतनी बढ़ चुकी है कि इस टीम के सदस्य एक दूसरे से बातचीत तक नहीं कर रहे हैं। गाजा को लेकर फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो के समर्थन के बीच मतभेद इतना बढ़ चुका है कि उसकी टीम के सदस्य उनके विशेष दूत से बात तक नहीं कर रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि फ्रांस की राष्ट्रपति अपनी टीम में कोई बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इस हिसाब से फ्रांस के राष्ट्रपति भवन एलिसी पैलेस में वरिष्ठ अधिकारी को उनके पद से हटाया जा सकता है। इससे पहले जब गाजा के विषय को लेकर पूरी दुनिया इजराइल के विरुद्ध प्रदर्शन किए जा रहे थे, उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने गाजा के संघर्ष विराम की बात कही थी, जिसकी जानी प्रधानमंत्री भड़क उठे थे। तो लगातार आपको बता दें, इस पूरे मामले में फ्रांस में ही मतभेद हो चुका है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें, इजराइल एक तरफ कैदियों के आदान प्रदान के लिए टेम्परोरी आपातकाल की बात कर रहा है, खास करके संघर्ष विराम की, लेकिन वहीं आईडीएफ ने वेस्ट बैंक, जेनिन, बेथन और रमल्ला में बड़ा हमला किया है। पैलेस्टाइन रेजिस्टेंट ने योमन, जेनिन वेस्ट और इजरायली सेना को रोक दिया है। संघर्ष ज़बरदस्त हो रहा है, लेकिन इनकी दोगली नीति समझ लीजिए। इनकी दोगली नीति आप समझ लीजिए, एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम
संघर्ष विराम, मानवता के लिए संघर्ष विराम कर रहे हैं, लेकिन उस संघर्ष विराम में भी ये वेस्ट बैंक में हमला कर रहे हैं। इनकी रणनीति जो है पूरी तरीके से गाजा पट्टी से लेकर वेस्ट बैंक तक पूरी तरीके से सफाया है, और यही कारण है उस मिशन पे ये बखूबी लगे हुए हैं। और आपको बता दें ये जो टेम्प्रोरी खास करके दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से आने वाले समय में आपको देखेंगे कि ये इस चीज़ का एक गलत फ़ायदा उठाएंगे, और यही चीज़ें ये देखने को मिल रही हैं। तो कमेंट से माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से टेम्प्रोरी सीज फायर की बात करके ये वेस्ट बैंक में हमला कर रहे हैं, आखिर इसके क्या मायने हैं। एक और भी खबर निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां आपको बता दें कनाडा में लक्ष्मी नारायण मंदिर पर हमले की धमकी, भारतीय मूल के कनाडाई सांसद बोले आज़ादी के नाम पर खालिस्तानी लगातार माहौल खराब करे। दरअसल अब आपको बता दें भारतीय मूल के कनाडाई सांसद चक्र आर्या ने एक बार फिर से खालिस्तान समर्थकों द्वारा हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ और विरोध के खतरे को लेकर के चिंता जताई है। अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग की है। कनाडाई सांसद चंद्र आर्य ने हाल ही में घटनाओं और सिख चरमपंथियों द्वारा हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ पर दुख व्यक्त किया और कहा कि खालिस्तानियों समूहों अब सरे के एक मंदिर में परेशानी पैदा करना चाहते हैं। सांसद चंद्र आर्य ने उस वीडियो का जिक्र कर रहे थे जिसमें एक खालिस्तानी समर्थक को सरे में लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर विरोध प्रदर्शन की धमकी देते हुए सुना जा सकता है। आपको बता दें चंद्र आर्य ने ट्वीट करके लिखा है कि कुछ रिपोर्टों के अनुसार पिछले सप्ताह खालिस्तान समर्थकों ने सारे बीसी एक सिख गुरुद्वारे के बाहर एक सिख परिवार के साथ मौखिक रूप से दुर्व्यवहार किया था। अब ऐसा लगता है कि वही खालिस्तानी समूह सरे में हिंदू लक्ष्मी नारायण मंदिर में परेशानी पैदा कर सकती है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, इजरायली जहाज़ पर धावा बोलने वाले यमनी सेना अबू उबैदा के बैनर को साथ लेकर गए थे। जी हाँ, दरअसल अबू उबैदा की पूरी दुनिया भर में इस तरीके से डंका बज रहा है कि अबू उबैदा जो है वो पूरी तरीके से एक तख्ता पलट की तैयारी है, यानी एक तरीके से इजरायली सेना के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन चुके अबू उबैदा की पूरी दुनिया में लोकप्रियता बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ी है। इस्लामिक कंट्रीज़ में तो खास करके, और उन लड़ाकों में जो खास करके अपने देश को आज़ाद कराने की चाह रख रहे हो, चाहे वो अमेरिकी सेना से हो या इजराइल से हो। और यही है यमन की सेना ने जब कल हेलीकॉप्टर से उतर करके 25 से ज़्यादा इजरायली लोगों को बंधक बनाया, खास करके लाल सागर में, तो उन्होंने अपने सर पे जो है वो एक पट्टा बांध रखा था। उस पट्टा में अबू उबैदा थे। उस पट्टी में अबू, एक तो फ़िलिस्तीन का झंडा था और अबू उबैदा था। एक तरीके से वो अबू उबैदा के लाके के तौर पर थे। तो इस तरीके से लगातार जो है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यमन के लोग समर्थन कर रहे हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, आपको बता दें जहां आखिरकार अब 4 लाख नौकरी, सरकारी, जातिगत जनगणना और किसानों को लोन। राजस्थान में कांग्रेस का मैनिफेस्टो, बीजेपी बैकफुट पर। राजस्थान कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया और पार्टी कार्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे घोषणा पत्र को जारी किया। कांग्रेस ने किसानों का 2 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन, जातीय जनगणना करने का वायदा, ओपीएस को लेकर के कानून बनाने का वायदा, 4 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक भी मौजूद रहे। घोषणा पत्र के चेयरमैन सीपी जोशी ने कहा है कि हमने 2030 के विजन को लेकर के घोषणा पत्र तैयार कर दिया है। घोषणा पत्र में हमारी गारंटियां पहली प्राथमिकता होगी। हम महिला सशक्तिकरण को लेकर के गारंटी दे रहे हैं। पिछले घोषणा पत्र को हमने सरकारी दस्तावेज बनाया था, पहले कैबिनेट में रखा था, इस बार ऐसा ही करेंगे। सीपी जोशी ने कहा है कि घोषणा पत्र बाइबिल की तरह होता है। सीएम गहलोत ने घोषणा पत्र को आगे रखकर शासन किया है और इस बार भी ऐसा ही करेंगे। एक और अपडेट निकल के आई है, राजस्थान में बीजेपी ने कांग्रेस को बताया महिला विरोधी, पार्टी ने दिया जवाब। दरअसल आपको बता दें राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध का मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहा है। बीजेपी लगातार कांग्रेस को राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ने के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। इसी बीच आपको बता दें अब कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इन आरोपों का जवाब दिया है। उनने आंकड़ों के साथ बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि आंकड़े सच बोलते हैं और बीजेपी आज तक आंकड़ों को झुठला नहीं पाई है। उन्होंने कहा है कि हकीकत यह है कि राजस्थान में बलात्कार के लिए सज़ा का प्रतिशत 48% है और राष्ट्रीय औसत केवल 28% है। राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के लिए सज़ा का जो प्रतिशत है वो 45% है और राष्ट्रीय औसत 26% है। इसके अलावा महिलाओं पर अत्याचार के मामले सजा लंबित रहने के प्रतिशत राजस्थान में न हो। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे गिनाए पैनल चीफ राम गोविंद ने। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित की गई उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष राम गोविंद ने इसके फायदे गिनाए। उन्होंने एक देश यानी वन नेशन वन चुनाव पर विचार का समर्थन करते हुए कहा है कि केंद्र में चाहे भाजपा हो या कोई और दल, उसे इसका सीधा फायदा मिलेगा। इतना ही नहीं,
उन्होंने कहा है कि फिलहाल इसका सीधा फायदा मिलेगा, जनता भी लाभान्वित होगी। उन्होंने इसे देश हित में बताया है। कहा कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो राजस्व की बचत होगी और जनता का पैसा चुनाव में खर्च होने की जगह उनके हित में खर्च होगा। इस पैसे को विकास कार्यों में लगाया जा सकेगा। राम गोविंद रायबरेली में मीडिया से बातचीत कर रहे थे और पूर्व राष्ट्रपति ने इस पर पूरी तरीके से बातें कही हैं। तो कमेंट्स के माध्यम से अपने सुझाव देना न भूलें। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों।